प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर की सोशियोलॉजी में इमाइल दुर्खिम के अनुसार सामाजिक एकता के दो प्रकारों में से एक यांत्रिक एकता यानी मैकेनिकल सॉलिडरिटी की बात करेंगे। इमाइल दुर्खिम ने इस कॉन्सेप्ट को समझाते हुए कहा है कि सामाजिक एकता की स्थिति एवं स्वरूप में जनसंख्या के आकार और श्रम विभाजन के स्वरूप के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। इसी आधार पर समाज में दो प्रकार की एकता का जन्म होता है, यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता। आज हम इसमें से यांत्रिक एकता का अर्थ एवं विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यांत्रिक एकता यानी वह एकता जिसमें यंत्रवत एकता होती हो, जैसे किसी यंत्र में एकता होती है, उसी तरीके से यांत्रिक एकता में भी यांत्रिक एकता को भी उस आधार पर हम समझ सकते हैं। यह एकता उन समाजों में पाई जाती है जो सरल और आदिम समाज होते हैं। ऐसे समाज जहाँ परंपरा और धर्म का नियंत्रण अत्यधिक होता है, जो छोटे या सीमित जनसंख्या वाले समाज होते हैं, जो सामूहिक चेतना पर आधारित सामाजिक व्यवस्था वाले समाज होते हैं। यानी यदि हम कहें तो ऐसे समाज जो आज की व्याख्या के अनुसार कम विकसित है, जहाँ आधुनिकता का ज़्यादा प्रभाव नहीं है, तो ऐसे समाज को हम ऐसे समाज में हम यांत्रिक एकता को पाते हैं। इमाइल दुर्खिम ने यांत्रिक एकता की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहली विशेषता उनके हिसाब से यांत्रिक समाज की जो है वह है कि यह समाज भेदभाव रहित समाज होता है। यानी ऐसे समाजों में भेदभाव के ज़्यादा आधार नहीं होते हैं। आयु, लिंग, आनुवांशिकता के आधार पर ही ऐसे समाजों में गैर बराबरी पाई जाती है, किंतु संपत्ति के आधार पर यदि हम देखें या साधनों के आधार पर यदि हम अंतर को देखना चाहें या विश्वास और व्यवहारों के आधार पर अंतर को देखना चाहें, तो ऐसे समाजों में इस आधार पर अंतर बहुत कम देखने को हमें मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे समाजों में विभेदीकरण के बहुत ज़्यादा आधार नहीं होते। संपत्ति के आधार पर, साधनों के आधार पर ज़्यादा अंतर नहीं होता। दूसरी विशेषता है सामूहिक चेतना का प्रभुत्व। ऐसे समाजों में सामूहिक चेतना का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। पूरे समाज में, चूँकि ऐसा समाज सामान्यतः छोटा भी होता है, तो पूरे समाज में जो विश्वास और संवेग जो होते हैं वो लगभग समान से ही होते हैं। अधिकांश निर्णय जो है वो सामूहिक चेतना के आधार पर होते हैं। समाज में चेतना के स्तर पर ज़्यादा अंतर सदस्यों में नहीं पाया जाता है। अगली विशेषता है दमनकारी कानून का अधिक महत्व। ऐसे समाजों में कानून सामान्यतः बदले की भावना पर आधारित होता है। आँख के बदले आँख और हत्या के बदले हत्या जैसे नियम पर आधारित होता है। सामान्यतः दमनकारी कानून ऐसे समाजों में ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है और कानून का उद्देश्य
दमनकारी कानून जो होता है वो सामूहिक हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है। सामूहिक हित के विरुद्ध कोई भी अपराध करना गंभीर अपराध माना जाता है। अगली विशेषता है नैतिकता। ऐसे समाजों में नैतिकता का बड़ा प्रभाव होता है। ये नैतिकता के धरातल पर ही समाज खड़े होते हैं और जो भी इस नैतिकता को कमज़ोर करने का प्रयास करता है उसके खिलाफ कड़े और दंडात्मक कानून के आधार पर कार्रवाई की जाती है। अगली विशेषता है व्यक्ति का द्वितीयक स्थान। ये समाज सामूहिकता पर आधारित होते हैं या व्यक्ति, उसकी सोच, उसकी भावनाएं और उसके व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। ये सब कुछ सामूहिक चेतना के अधीन होते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ज़्यादा महत्व ऐसे समाजों में नहीं होता है। अगली विशेषता हम सजातीयता के रूप में समझ सकते हैं। सजातीयता का मतलब यहाँ ये है कि ऐसे समाजों में बहुत ज़्यादा विभिन्नता सदस्यों में नहीं पाई जाती है क्योंकि इनकी जनसंख्या भी सीमित होती है। इसलिए ऐसे समाजों में बहुत अधिक विभिन्नता के पैमाने हमें देखने को नहीं मिलते हैं। राजनीतिक जीवन। इन समाजों में जो राजनीतिक जीवन है वह भी एक तरीके से यदि हम कहें कि न्याय और दंड और सामाजिक जितने भी मामले हैं राजनीतिक स्तर पे जिनको तय होना है वो सामूहिक रूप से ही निपटाए जाते हैं। क्योंकि इनकी जनसंख्या सीमित होती है इसलिए कोई भी राजनीतिक निर्णय अगर यदि हम देखें तो व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है। एक सामूहिक मीटिंग में इस तरह के निर्णय को तय किया जाता है और उसमें ही संपूर्ण जनमत का आदर करते हुए इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। अगली विशेषता है आर्थिक संगठन। इन समाजों में जो अर्थव्यवस्था है वो भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था होती है। मतलब ये संग्रह करने, धन कमाने, उसको जोड़ने जैसी हमारी आधुनिक समाजों की सोच से दूर होते हैं। भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि ये इनका सारा का सारा जो अर्थतंत्र है वो उदर पूर्ति या सदस्यों की जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आधारित होती है और उसी पर ही ये निर्भर होती है। और उत्पादन की प्रक्रिया इत्यादि में भी संपूर्ण परिवार सामूहिक रूप से भाग लेता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्य विभाजन भी ऐसी व्यवस्थाओं में देखने को नहीं मिलता है। धार्मिक संगठन। इन समाजों में जो धार्मिक संगठन है वे यहाँ धर्म की बहुत ज़्यादा प्रधानता हमें देखने को मिलती है। और दुर्खिम के शब्दों में यदि मैं कहूँ तो प्रारंभिक स्वरूप में टोटमवाद धर्म में पाया जाता है। तो यह टोटम की पूजा ऐसे समाजों में सामान्यतः की जाती है और टोटम के चारों ओर ही इनकी धार्मिक क्रियाएं आधारित होती है या उसी के हिसाब से निर्धारित होती है। तो ऐसे समाजों में धार्मिक संगठन भी बहुत ही प्रारंभिक स्तर में पाया जाता है। इसी प्रकार अगली विशेषता हम अपराध के रूप में ले सकते हैं। ऐसे समाजों में अपराध जो है सामान्यतः अपराध की व्याख्या दमनकारी कानून के आधार पर की जाती है। अपराध को सामूहिक चेतना के विरुद्ध माना जाता है और उसी के अनुरूप उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में ही समाज दंड की व्यवस्था करता है। अपराध को सामूहिक भावनाओं पर आघात माना जाता है। दुर्खिम के शब्दों में यदि अपराध की परिभाषा को हम देखें तो वह कहते हैं कि एक कार्य अपराधी है जब वह सामूहिक आत्मा की शक्तिशाली तथा निश्चित अवस्थाओं पर आघात करता है। यानी अपराध सामूहिक आत्मा या सामूहिक चेतना के विरुद्ध अपराध माना जाता है। इसी प्रकार दंड को भी हम यहाँ समझने का प्रयास कर सकते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि ऐसे समाजों में जो कार्य दंडनीय है वही अपराध है, यानी जिसके लिए दंड दिया जाता है वही कार्य अपराध ऐसे समाजों में माना जाता है। और दंड सामान्यतः समूह की भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में होता है। तो साथियों,
यदि हम यांत्रिक एकता की विशेषताओं को समराइज़ करना चाहें तो आप थोड़ा सा इसको दोबारा से नए तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। यांत्रिक एकता का मतलब होता है आज से जो अल्प विकसित समाजों में पाई जाने वाली जो एकता है, या ऐसे समाज जो पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए हैं, जैसे आदिम समाज हम जिनका उदाहरण ले सकते हैं, या आधुनिक हमारी दृष्टिकोण में उनका पूरी तरह विकास नहीं हुआ है, जो हमारे जैसे नहीं है अभी तक, उन समाजों में पाई जाने वाली एकता को सामान्यतः यांत्रिक एकता कही जाती है। इनकी जनसंख्या सीमित होती है, संसाधनों का भी इनमें ज़्यादा विकास नहीं होता है, और यह सामान्यतः कम जनसंख्या होने के कारण इनके निर्णय भी सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक निर्णय हो, चाहे धार्मिक निर्णय हो, चाहे दंड देने से संबंधित या अपराध से संबंधित निर्णय हो, तो यह भी सामूहिक रूप से लिया जाता है। इन समाजों में नैतिकता का बड़ा महत्व होता है, व्यक्ति का महत्व कम है, और समाज या सामूहिक चेतना का ज़्यादा महत्व ऐसे समाजों में होता है। सामूहिक चेतना के आधार पर ही ये समाज चलते हैं। दमनकारी कानून के आधार पर इनके ज़्यादातर निर्णय होते हैं, और ऐसे समाजों में बहुत कम ऐसे आधार होते हैं जिनके आधार पर सदस्यों में भेदभाव किया जा सके या आपस में अंतर को निर्धारित किया जा सके। तो आप लोगों को दुर्खिम की यांत्रिक एकता को आपके पास उपलब्ध साधनों के आधार पर एक बार दोबारा से इसको समझने का प्रयास करना है। इस संदर्भ में जो नोट्स हैं उनको देखना है, और फिर घर पर आप असाइनमेंट के रूप में यांत्रिक एकता का अर्थ और विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखें और उसको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।